हम बात कर रहे थे कि औषधि का छिड़काव जो है 9:30 बजे के पहले क्यों करना चाहिए। उसका कारण ये है कि आप सूर्योदय के बाद ही शुरू कर सकते हैं। सभी अपना म्यूट कर लें कि आवाज आने से डिस्टरबेंस होता है। सूर्योदय के बाद ही आप छिड़काव शुरू कर सकते हैं। और सूर्योदय के बाद आप अपना प्रिपरेशन करके जब तक शुरू करेंगे तो वो अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो आप बहुत जल्दी भी शुरू करेंगे तो 7 साढ़े 7 तो बज ही जाते हैं। और आपका कितना बड़ा प्लॉट है, कौन सी फसल है, उसके अनुसार कितना समय लगता है, कितनी औषधि लगती है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो करीब 2 घंटे का समय तो मिलना चाहिए। 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी हो तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 घंटे का समय आपको मिलना चाहिए। तो वो 2 घंटे का समय जो है वो कितने बजे से कितने बजे के अंदर वो हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम ये होंगे देखते हैं पेट्रोल कि गिट्रोल पे जाएंगे। कट ऑफ जो है वो साढ़े अच्छा, नौ बजे हम कर दें। सभी म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस होता है तो फिर मेरा फ्लो रुक जाता है। 9:30 बजे हम कट ऑफ कर दें। क्यों 9:30 बजे की बात कर रहे हैं? क्योंकि 8 बजे से 10 बजे के बीच का जो समय है, अगर सूर्योदय 6 बजे है तो, अगर और पहले है तो थोड़ा ज्यादा समय होता है। लेकिन करीब करीब 2 घंटे के हिसाब से, अगर हम 30 डिग्री को 2 घंटे के हिसाब से अगर हम समझें, तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में जब जब 30 डिग्री से 60 डिग्री पे जा रहा है तो 9:30 बजे का जो समय है वो उस समय हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है 45 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है। और 45 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है मतलब 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का जो समय होता है, उस समय सभी स्टोमेटा खुल जाती है, जितने भी छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। और वहां से पौधा सांस लेता है, वाष्पीकरण होता है, जो अंदर की जो ऊष्मा है वो, तो पौधा दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो उन्हीं छिद्रों से लेता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए लेता है? क्योंकि उसको प्रकाश संश्लेषण करना होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो इस समय के दौरान से शुरू होती है और ये करीब चलती है 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास तक। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब शुरू हो रही है, उसके जितना पहले, मतलब उसके शुरुआत में जितना आप औषधि का छिड़काव जो कर रहे हो वो पौधे के अंदर चला जाए, पत्ते के अंदर चला जाए, तो वो उस उतना ज्यादा वो उपयोगी होता है। चाहे वो औषधि कीटनाशक हो, या रोग नियंत्रण के लिए हो, या कोई ग्रोथ प्रमोटर हो, वृद्धि के लिए हो, जो भी आप दे रहे हैं वो अंदर जाना तो जरूरी है, तभी तो पौधे में वो काम आएगा। ठीक है। कीटनाशक या फफूंदी नाशक जो है, जो कांटेक्ट वाले हैं, कांटेक्ट एक्शन वाले हैं, उनको छोड़ के, लेकिन आजकल की जितनी भी औषधियां हैं, रासायनिक भी जो है, सिंथेटिक भी जो है, वो सभी लिखा होता है कि सिस्टेमिक, मतलब सिस्टम के अंदर जाना जरूरी है। सिस्टम के अंदर जाएगा तो कहाँ से जाएगा? उन्हीं छिद्रों से अंदर जाएगा, क्योंकि आप पत्ते पर उनका छिड़काव कर रहे हैं। तो वो समय जो है वो महत्वपूर्ण है, उसको समझना जरूरी है। उसके बाद आप जितना देर में आप उसको स्प्रे करेंगे, वो अंदर तो जाएगा, लेकिन उससे पहले वो वाष्पीकृत हो जाता है। अगर वाष्पीकृत हो गया, उसके अंदर जो जल है, जो पानी है, वो अगर वाष्पीकृत हो गया तो औषधि अंदर नहीं जाएगी, वो ऊपर ही रह जाता है। आप उसके अंदर स्टिकर वगैरह डालते हैं। और स्टिकर तो वास्तव में स्टिकर जो है वो स्प्रेडर होता है, स्प्रेड स्प्रेड करने का काम करता है। जो बिंदु पड़ते हैं पत्ते के ऊपर वो फैल जाते हैं, तो वो जल्दी से अंदर जा सकें। लेकिन अगर वो वाष्पीकृत हो जा रहा है, उसके अंदर जो पानी है, जो जल है, वो अगर वाष्पीकृत हो जा रहा है तो अंदर कैसे जाएगा? और वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो अंदर जाने के बाद, ये दोपहर में 1 डेढ़ बजे के आसपास प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करीब करीब पूरी तरीके से पूर्ण हो जाती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पौधा अपना भोजन बनाना शुरू करता है, बनाता है, बना लेता है, तो ये जो स्टोमेटा होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो भी बंद होने शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 12 बजे के बाद स्टोमेटास बंद होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप 12 बजे के बाद कोई स्प्रे कर रहे हैं तो
कम कम जितना देर में स्प्रे करेंगे उतना कम औषधि अंदर जा रहा है, उसका उपयोग उतना कम हो रहा है, वो वेस्ट ज्यादा हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। ये है इसका कारण। हमने देखा है कि शाम को 4 बजे भी स्प्रे किया जा रहा है। तो अगर वो कॉन्टेक्ट औषधि है, संपर्क में आने पर उसका एक्शन हो रहा है, तब तो ठीक है, जो भी रोग है या कीट है उसके लिए। लेकिन इसके अलावा अगर उसका पत्ते के अंदर, पौधे के अंदर जाके अगर उसका एक्शन होना है, तो वो व्यर्थ ही किया जा रहा है। वो औषधि व्यर्थ जा रहा है, उसका जो लेबर है वो व्यर्थ जा रहा है, उसके ऊपर जो खर्चा है वो बेकार हो रहा है। तो ये है समय का महत्व इसके लिए। दूसरी बात यह है कि हमने बताया कि सायकाल जो जो भी आपको मिट्टी में देना है, जड़ों में देना है, उसको सायकाल दें। सूर्यास्त को अगर हम 6 बजे का माने, तो दोपहर को 12 बजे से लेके और 6 बजे के बीच में फिर से वो 90 डिग्री और 2-2 घंटे करके 90 से 60 और 60 से 30, और इसके बाद एक मतलब ये मतलब 90 से 120, 120 से 150 और 150 से 180, अगर डिग्री के हिसाब से, अंश के हिसाब से हम बात करें। तो वो जो समय होता है 4:30 बजे का समय अगर हम कहें, तो वो 6 बजे अगर सूर्यास्त हो रहा है, तो हम किस समय है, 150 डिग्री के बाद है। अगर हम मौसम को देखें तो मौसम जो दिन में सबसे गर्म समय कौन सा होता है, दोपहर में 12 बजे का नहीं होता है। करीब 2-2:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में तापमान, दिन का जो तापमान, अधिकतम तापमान किसी भी साल के 365 दिन में किसी भी दिन जो अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी स्थान पे पूरे विश्व में, वो समय यही होता है, 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच होता है। लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 से 2:30 के बीच का समय होता है। उसके बाद अगर आप खुद अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे कि 3-3:30 बजे के बाद वातावरण काफी ठंडा हो जाता है। 2 बजे जितनी गर्मी लगती है, 2-2:30 बजे घर, रूम के अंदर है या बाहर है, जितनी गर्मी लगती है, जितना जैसा महसूस होता है, 3, 3:30, 4 बजे के आसपास काफी ठंडा महसूस होता है। ठीक है, मतलब वातावरण ठंडा होना शुरू हो जाता है। वातावरण ठंडा होना शुरू हो जाता है। 4:30 बजे का समय क्यों बताया मैंने, इसको हमने सुबह 6 बजे सूर्योदय और शाम को 6 बजे सूर्यास्त के हिसाब से मैंने ये किया है। सूर्योदय अगर जल्दी होता है तो ये समय थोड़ा देर में होगा, क्योंकि सूर्यास्त भी जल्दी होगा। और सूर्योदय अगर देर में होता है और तो सूर्यास्त भी जल्दी होगा, तो ये समय थोड़ा सा जल्दी होगा। लेकिन इसको समझने के लिए क्या होता है कि जैसे जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य ऊपर जाता है, वैसे वैसे हवा भी गर्म होता है और हवा भी ऊपर जाता है, ऊपर उठता है। ठीक है, और जैसे जैसे दिन का तापमान कम होना शुरू होता है, वैसे वैसे हवा ठंडी होनी शुरू होती है और वो नीचे बैठनी शुरू होती है। अब ये प्रक्रिया जो है, इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर जो हवा होती है, जब सतह के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तो मिट्टी के अंदर जो हवा है वो निकल रही है बाहर। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम सांस छोड़ते हैं वैसे मिट्टी जो है सांस छोड़ रही है। तो मिट्टी सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो 30 डिग्री के बाद से छोड़ना शुरू करती है, क्योंकि उसके पहले वातावरण उतना गर्म नहीं होता है। जब तक 30 डिग्री है, सुबह 8 बजे का अगर आप देखेंगे तो उतनी गर्मी, गर्मी के मौसम में भी सुबह 8 बजे वातावरण उतना गर्म नहीं होता, लेकिन 8 बजे के बाद गर्म महसूस होना शुरू होता है और बढ़ता जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार 2:30 बजे के समय सबसे ज्यादा गर्म होता है, और उसके बाद 3:30-4 बजे के आसपास वातावरण ठंडा होना शुरू होता है, तो हवा नीचे बैठनी शुरू होती है, और पुनः जो हवा मिट्टी के अंदर से निकल के आई थी बाहर, वो पुनः अंदर जाना शुरू होती है। मतलब मिट्टी जो है, पृथ्वी जो है, वो सांस अंदर लेती है। जैसे हम सांस लेते हैं, निकालते हैं, उसी तरीके से मिट्टी जो है सांस निकालती है और सांस लेती है। तो प्रतिदिन भूमि जो है, मिट्टी जो है, धरती जो है, वो सांस लेती है और सांस छोड़ती है। तो जिस समय वो हवा अंदर जा रही है, उस समय अगर आप मिट्टी में जो भी औषधि दे रहे हैं
पानी के साथ दे रहे हैं वो ज्यादा गहराई तक जाएगी। लेकिन अगर आप उसको सुबह के समय देंगे जब हवा ऊपर की तरफ आ रही है, या दिन के समय देंगे जिस समय जो सबसे गर्म वातावरण है 2:30 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास, उस समय तक तो हवा ऊपर की तरफ आ रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है। उस समय अगर आप कुछ दे रहे हैं तो वो विपरीत एक बल उसके ऊपर लग रहा है, तो गहराई में नहीं जाएगी, ऊपर ही ऊपर रह जाएगी। और जितना ऊपर रह जाएगी वो, क्योंकि हवा गर्म है, ऊपर की तरफ उठ रही है, तो वो वाष्पीकृत हो जाती है। लेकिन वही अगर आप शाम के समय में दे रहे हैं तो वो ज्यादा गहराई तक जा रही है। यही बात औषधि के लिए भी है और सिंचाई के लिए भी है। तो सिंचाई भी आप समय जो है वो शाम के समय देना चाहिए, तो कम सिंचाई में ज्यादा गहराई तक जड़ों तक जाएगी। अगर आप दिन में दे रहे हैं, ज्यादातर हमने देखा है कि ड्रिप वाले जो है, ड्रिप इरिगेशन सुबह 6 बजे चालू करते हैं। ठीक है, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक वो 1 घंटे करते हैं, वो ठीक है। लेकिन वो भी शाम के समय या रात के समय करना चाहिए। उसके बारे में हम जब चर्चा करेंगे तब ज्यादा विस्तार में, आज तीसरे सत्र में, अगले सत्र में मैं बताऊंगा। इसी प्रकार जो आवश्यक और उचित कार्य, इसमें इसको हम अलग से बात करेंगे। ये खड़ी फसल, ये हमने लिया है जो पंचांग हम बनाते थे उसमें से लिया है। किस समय क्या करना चाहिए इसको हम अलग से बात करेंगे, हमने यहाँ पे दिखाया है केवल। और इसी प्रकार अनावश्यक कार्य का हमने ये हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम आते हैं कि जो चार तत्व हैं, 12 राशियों को 4 तत्वों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अग्नि तत्व में फल और बीज है, भूमि तत्व में जो है मूल वर्गीय है, और इसके बाद वायु तत्व है, और ये है जल तत्व है। तो विभिन्न जो है फसल है उसके बारे में हमने बात किया तत्वों के अनुसार। और पौधे का जो कौन सा भाग है हमारा, जो उपयोगी भाग है, उसके अनुसार हमने बात किया है। उसको हम यहाँ पे एक चित्र के से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं कि भूमि तत्व में जो है वो वृषभ राशि, कन्या राशि और ये मकर राशि आती है। और भूमि वाले जो भूमि के नीचे वाले जो फसल है, क्योंकि जो फसल है वो भूमि तत्वों में जब हम वो कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे वो, उसको आधार क्या है उसको हम आगे बताएंगे। तो जो फसल का जो भाग है जो हमारे लिए फसल है, जैसे भूमि के नीचे वाले, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। उसका जो गुणवत्ता, पोषण 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 और वो सारा उस समय होता है जब हम उसके अनुसार कार्य करते हैं, पंचांग के अनुसार, उन तत्वों के अनुसार, उन राशियों के अनुसार करते हैं, उन नक्षत्रों के अनुसार करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार पर्ण वर्गीय जो है उसके लिए जो जल तत्व हैं, उनसे संबंधित जो राशि है, नक्षत्र है, उनके अनुसार जब उन दिनों में हम कार्य करते हैं। और फूल के लिए वायु तत्व के अनुसार जो ग्रह, नक्षत्र, राशि है। ग्रह का यहाँ पे ज्यादा वो नहीं है, राशि और नक्षत्र का ज्यादा है, क्योंकि ग्रहों का जो गति है वो एक फसल के आयु के अंदर वो उतना नहीं है ग्रहों का। लेकिन राशि और नक्षत्र का होता है, इसलिए उसको ज्यादा महत्व दिया गया है। और इसी प्रकार जो अग्नि तत्व है उसका फल और बीज के लिए है। यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसको जो हम बात कर रहे थे सांस लेने की, पृथ्वी जो है वो सांस लेती है, उसको हमने ये अंग्रेजी में ही है ये स्लाइड, इसको हमने हिंदी में नहीं किया है। तो अगर हम इसकी बात करें, जो भू पृथ्वी जो है वो मौसम के अनुसार और माह के अनुसार और दिन के अनुसार अलग अलग तरीके से इसको देखा जाए तो वो सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो होती है। अगर वर्ष के अनुसार देखें तो ये जो ठंडा मौसम होता है उस समय पृथ्वी जो है वो सांस अंदर की तरफ ले रही है, हवा जो है अंदर जा रही है। और जब गर्म वातावरण होता है, गर्म मौसम होता है, गर्म ग्रीष्म ऋतु होता है, उस समय ये
अगर तीन मुख्य ऋतु हैं तो उसमें से शीत ऋतु है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत है। इस तरीके से अगर देखें तो ग्रीष्म ऋतु में हवा जो है वो बाहर निकल रही है। वर्षा ऋतु में क्योंकि वर्षा होती है तो उस समय हवा से ज्यादा जल का प्रवाह पृथ्वी के अंदर होता है। और शीत ऋतु में शुष्क वातावरण रहता है, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वातावरण रहता है। उसी समय हवा का प्रवाह ऊपर नीचे होता है। वर्षा ऋतु में जल का प्रवाह जो है वो होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में हवा ऊपर की तरफ होती है तो पृथ्वी सांस छोड़ रही है। और शीत ऋतु में हवा ठंडी होती है, अंदर जा रही है, नीचे की तरफ बैठती है, तो इसलिए सांस अंदर जा रहा है। महीने के हिसाब से अगर देखें तो चंद्र जो है, जब चंद्र का अवरोह होता है, चंद्र जब उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, अवरोह जो हमने कल बताया है, उस समय सांस जो है अंदर की तरफ लेती है। और जब दक्षिण से उत्तर की तरफ आरोह हो रहा है, चंद्र जब ऊपर की तरफ उठ रहा है, उसका जो बल है, चंद्र का जो बल है वो किस पर पड़ता है? नमी पर पड़ता है, तरल पर पड़ता है। तो क्योंकि जल जो है वो भूमि के अंदर जहां पर भी है, जैसे हमने बताया था कि ट्यूबवेल में, कुओं में भी जल का स्तर ऊपर की तरफ आता है, तो भूमि के अंदर जो नमी है वो भी तो तरल ही है। तो उसका, उस पर जब चंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है तो वो ऊपर की तरफ उठता है। तो चंद्र जब ऊपर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो उसका जो बल है वो ज्यादा सीधा पड़ रहा है, और नमी जो है मिट्टी के अंदर वो ऊपर की तरफ उठता है। लेकिन जब वो आरोह में, और जब अवरोह में वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, चंद्र का जो पथ है वो आकाश में प्रतिदिन, वो जब अवरोह में है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो जो चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो धीमे धीमे क्षीण होता है, कम होता जाता है। तो नमी जो है उस पे प्रभाव, खिंचाव जो है वो कम होता है, ढीला पड़ता है, और वो नमी नीचे की तरफ बैठती है। जब नमी नीचे की तरफ बैठती है तो हवा भी अंदर जाती है। और प्रतिदिन का तो हमने बताया है कि जो सांस लेने की प्रक्रिया, जो हवा अंदर जाने की प्रक्रिया है, वो दोपहर के बाद, 3 साढ़े 3 बजे के बाद, जब वातावरण ठंडा होना शुरू होता है और सूर्यास्त होता है के समय, उस समय हवा अंदर जाती है। और सुबह जब सूर्योदय के बाद जब हवा जब सूर्य ऊपर की तरफ आता है, वातावरण गर्म होता है। उसको कैसे हम समझते हैं कि रात में ओस के बिंदु जो पड़ते हैं घास में, पत्तों में जो ओस के बिंदु होते हैं, जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है 30 डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते जो ओस के बिंदु होते हैं वो सूख जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? कि वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होता है तो ऊपर की तरफ उठता है। इसका मतलब है कि वातावरण में जो मिट्टी की सतह के ऊपर, जमीन की सतह के ऊपर, भूमि की सतह के ऊपर की जो वायु है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ उठ रहा है तो मिट्टी के अंदर जो वायु है वो भी बाहर निकल रहा है। यहाँ पे हमने जैसे बताया था कि पौधों के अंगों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव, तो मूल जो है, जड़ जो है, उसके ऊपर चंद्र का प्रभाव होता है। इसके बाद तने पर जो है सूर्य का प्रभाव होता है। पत्तों पर बुध और शुक्र का प्रभाव होता है। तो बुध और शुक्र का प्रभाव कैसा होता है? एक समान नहीं होता है। कुछ पौधों में बुध का प्रभाव ज्यादा होता है और कुछ पौधों में शुक्र का प्रभाव ज्यादा होता है। इसको हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार से होता है। जो विभिन्न पौधों में पत्तों की आकृति और पत्तों का जो अरेंजमेंट होता है, पत्ते जो होते हैं, कुछ पौधों में दो पत्ते विपरीत दिशा में होते हैं, कुछ पौधों में चार पत्ते होते हैं विपरीत दिशा में, कुछ पौधों में एक एक पत्ता, एक स्थान पर एक पत्ता होता है, और वो घूमकर मतलब उसका जो पत्ते का, जहां से पत्ता निकल रहा है, वो अगला पत्ता जो है उसके ठीक विपरीत दिशा में होता है, या कुछ अंश, कुछ वो घूम के होता है। इस तरीके से होता है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली दिखा सकते तो हम समझा सकते थे। तो ये जो अरेंजमेंट है, जो ये एक दलीय पौधों में पर्ण विन्यास, अगर इसको हम वानस्पतिक भाषा में बोले,
तो एक दलीय पौधों में पर्ण विन्यास जो बुध के प्रभाव के फलस्वरूप होता है, और द्विदलीय पौधों में पर्ण विन्यास जो है शुक्र के प्रभाव के फलस्वरूप होता है। ये हम एक साधारणता समझ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी और थोड़ा विस्तार में हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से होता है। और फिर फूलों में जो है प्रभाव मंगल का होता है। जो पुंकेसर होते हैं, परागकण होते हैं, जिससे परागण होता है, जिससे फल बनता है और बीज बनता है। तो ये परागण की प्रक्रिया जो होती है वो मंगल के प्रभाव से होती है, इसलिए फूल पर मंगल का प्रभाव होता है। फूल से जब फल बन जाता है तो उस पर बृहस्पति का प्रभाव के कारण फल बनने की प्रक्रिया होती है, और उसके अंदर, फल के अंदर जो बीज बनने का जो प्रक्रिया होती है वो शनि के प्रभाव से होता है। तो इस प्रकार 7 ग्रहों का प्रभाव पौधे के 7 विभिन्न भागों में होता है, और ये जो भाग हैं, विभिन्न भाग जो हैं, वो ही हमारे लिए फसल के रूप में होते हैं। हम किसी भी पौधे के इन्हीं विभिन्न भागों को हम अपने फसल के उत्पादन के रूप में लेते हैं। ये भी बंगला में है। अभी इसमें और एक चीज हम चेंज कर देंगे। मैं ऐसा करूंगा कि ये स्लाइड जो है बंगला में जो है, इसको मैं कल पुनः बदल के हिंदी में करके फिर मैं पुनः ये करूंगा। और अगर लगता है कि एक दिन ज्यादा लगेगा, तो हम 12 तारीख के बाद 13 तारीख को भी इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम ये 3-4 स्लाइड जो है इसको हम कल रिपीट करेंगे पहले सत्र में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो स्लाइड बंगला में है उनको। ठीक है। तो अभी हमारे पास समय है, तो हम इसको कुछ चर्चा हम यहीं से शुरू कर सकते हैं, और फिर अगले सत्र में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी आप कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेस करिए, या अनम्यूट करके हैंड रेस करके आप अभी तक का जो हमने बताया है उस पे कोई प्रश्न हो या कोई बात हो, तो मैं चाहूंगा कि हम इस समय को थोड़ा सा उस तरीके से उपयोग में ले लें, और अगले सत्र में फिर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा जो बंगला का है वो उसको हम पहले बदल के फिर करेंगे। अभी कितना समय है ये हम देखेंगे। तो हमारे पास थोड़ा सा समय है, अभी किसी भी समय ऑफ हो जाएगा, तो स्लाइड को स्टॉप करते हैं। और आप हैंड रेस करके, अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं अभी तक जो हमने बताया आज उसके बारे में। किशोर जी, आप अनम्यूट हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा समय है हमारे पास, उस समय को हम उपयोग कर सकते हैं। अभी तक जो हमने बताया वो समझ में आ रहा है? मैं सभी से पूछना चाह रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा है तो आप से संकेत दे सकते हैं, और हैंड रेज करके या आप संकेत दे सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और कहीं पे कंफ्यूजन है तो भी आप पूछिए, जरूर पूछिए। अगले सत्र में फिर हम विस्तार में बात करेंगे। अनिल जी बताइए। जी, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं ये पूछना चाहता था, अभी तो आपका जो सुने हैं वो समझ में आ रहा है। लेकिन इसको ये पूछना था कि जैसे अभी नया पौधा हम लगाए और जड़ भूमि में है, तो क्या उसका इम्पेक्ट, वो मान लीजिए वो सूख रहा है, हल्का पत्ते सूख रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? कि यही मैं पूछना चाहता अगर कोई उदाहरण लेके बात करेंगे फसल का तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे था। हाँ, संतरा का पेड़ है। हाँ, संतरा का पेड़ है। तो इसमें जी। पौधा है, नया पौधा लगाया है, जड़ जमीन में है और ऊपर से सूख रहा है, यही जी, है पत्तियां ना? सूख रही हैं। पत्तियां सूख रही हैं। इसका मतलब ये हाँ। है कि उसके अंदर कोई समस्या जरूर है। पहली समस्या क्या हो सकती है कि उसके जड़ अभी के, तो 2 दिन हुआ था। नहीं ठीक है,
पहली समस्या ये हो सकती है कि उसके जड़ के आसपास जो मिट्टी है उसमें नमी नहीं है, तो पानी देना चाहिए। ठीक है। अगर नमी पर्याप्त है, और आपको पता है कि नमी पर्याप्त है, तो उसके अंदर जो नमी है वो ऊपर तक नहीं आ रहा है, इसलिए पत्ते सूख रहे हैं। अगर जड़ से जो पौधा जो पोषण ले रहा है जो पानी के साथ, वो ऊपर पत्ते तक पहुंचे तो पत्ता सूखना नहीं चाहिए। तो उसमें कहीं पे ब्लॉकेज है। ठीक है। और वो ब्लॉकेज कैसे होता है? जब बीमारियां होती हैं, जब बीमारी लगती है मिट्टी से, तो नीचे से लगती है, वो फफूंद की बीमारी हो सकती है या बैक्टीरिया की बीमारी हो सकती है, जिसके वजह से जो कोष होते हैं जो पौधे के अंदर, जिससे पानी ऊपर जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। जैसे हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होता है ना, तो उसको साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे अवरुद्ध हो जाता है पानी ऊपर जाना, और उसके वजह से सूखता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पौधे का एक तरफ का के पत्ते सूख रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ के पत्ते हरे हैं। इसका मतलब कि उस तरफ का, उस पौधे के तने के अंदर भी उस तरफ का, उस भाग से जो पानी ऊपर जाता है, वो नहीं जा पा रहा है, इसलिए पत्ते सूख रहे हैं। तो ये इसके लिए अगर आप उसका फोटो भेजें तो समझ में आएगा कि समस्या किस प्रकार की है, और उसके लिए क्या निवारण करना चाहिए, औषधि की कौन सी देनी चाहिए। सबसे पहले नमी चेक करना जरूरी है कि नमी मिट्टी में। नमी तो सर जैसे भरा हुआ था, आज कल परसों यहाँ का पे कल यहाँ पे शाम का और एक पानी। बात, हाँ, और एक बात मैं बता दूं कि पत्ते सूखना और पत्ते पीला पड़ना दोनों में फर्क है। अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें जी। भी नीचे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ऊपर के पत्ते पीले नहीं पड़ रहे हैं, जो पुराने पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर के पत्ते जो नए पत्ते हैं वो पीले नहीं पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि नमी जरूरत से ज्यादा है। अगर मिट्टी को थोड़ा सा आप खोल देंगे, मतलब थोड़ा सा निराई कर देंगे कि मिट्टी खुल जाएगी, और उसके अंदर की जो अतिरिक्त नमी है वो वाष्पीकृत हो जाएगी, तो आप अपने आप देखेंगे कि 2 दिन से 3 दिन के अंदर बिना और कुछ किए वो पत्ते फिर से हरे हो जाएंगे। ये पीला होने का कारण क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि वायु का प्रवाह होना जरूरी है मिट्टी के अंदर। मिट्टी जो है सांस लेती है, अगर वो सांस लेने की प्रक्रिया अवरुद्ध होती है, मिट्टी के अंदर हवा नहीं जा रही है, तो जैसे हमें सांस नहीं मिलता है, हवा नहीं होती है, तो सफोकेशन होता है। वैसे मिट्टी के अंदर जड़ों में भी सफोकेशन होता है, और जब सफोकेशन होता है तो जड़ जो है वो नहीं ले पाती है, पोषण नहीं ले पाती है। और सबसे महत्वपूर्ण पोषण जो है वो नाइट्रोजन का होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी जब पौधे में होती है ऊपर, तो जो पुराने पत्ते होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन संचित है, उसको ऊपर जो वृद्धि वाले जगह है, जो नए पत्ते निकल रहे हैं, जो वृद्धि हो रही है वहां पे, वो वहां से खींचता है नाइट्रोजन, जिसलिए नाइट्रोजन की कमी से हरे से पीलापन हो जाता है। तो आप अगर नमी जी ज्यादा है तो आप थोड़ा सा मिट्टी को खोल दीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर वो सामान्य अवस्था में आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक सर। कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। समस्या केवल ये है कि नमी जरूरत से ज्यादा है, ऐसा है। जी ठीक सर। और फिर भी आप अगर फोटो भेजेंगे मिट्टी का और पौधे का, तो हम ज्यादा अच्छा आपको बता सकेंगे। नहीं, कल सुबह भेज देंगे सर। आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं उसके साथ, या रिकॉर्ड मैसेज दे सकते हैं, हम उसमें ही देंगे, तो सबके लिए वो सही उपयोगी होगा। जी जी सर। और कोई 1 मिनट का समय है मेरे ख्याल से। और कोई प्रश्न है? 1 मिनट से ज्यादा कभी समय हो सकता है। और कोई प्रश्न है इस प्रकार का? क्योंकि ये जो समस्या है, इसको अगर हम वैदिक कृषि पंचांग के अनुसार देखने और समझने की कोशिश करें, तो ये जो हमने मिट्टी के सांस लेने की प्रक्रिया जो बताई है, उसमें अगर अवरोध उत्पन्न होता है तो क्या होता है, और उस समस्या को हम क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, और उसका निवारण क्या करने की कोशिश करते हैं, वो अपने यहाँ पे
समझ लिया है। जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि समस्या तो वास्तव में बहुत ही छोटी सी थी, कि नमी ज्यादा थी, मिट्टी सांस नहीं ले पा रही थी, जड़ें सांस नहीं ले पा रही थी, इस वजह से ये समस्या हो रही थी। और आपने मिट्टी को थोड़ा सा खोल दिया तो सामान्य हो गया, कोई बीमारी नहीं है, कोई औषधि की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। थोड़ी सी निराई, इसी कारण निराई गुड़ाई की जाती है, खरपतवार निकालने के साथ साथ निराई गुड़ाई जो की जाती है वो इसीलिए की जाती है। निराई गुड़ाई का समय कौन सा होना चाहिए उसके बारे में भी हम आगे कल बात करेंगे, कल और परसों, 2 दिन का समय। और मैं समझता हूँ कि तीसरा दिन भी हमको लगेगा तो हम लेंगे, तीसरे दिन का समय भी लेंगे। और कोई प्रश्न है? फिर अगले सत्र में हम जो विस्तार में सभी चीजों को लेके चर्चा करेंगे। हम पहले सुनेंगे, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आप आपको जो समझ में आया, जो नहीं समझ में आया, दोनों बातें हमें मेरे लिए समझना जरूरी है। और इसको जैसे अनिल कुमार जी ने प्रश्न पूछा है, उसी प्रकार से आप अपने खेत में जो समस्याएं होती है उसके साथ इसको कैसे संबंधित कर सकते हैं, और अ, उसको समझें, और तभी इसका उपयोग है। क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो शांत वातावरण के बजाय हम कुछ बात करते रहे। हम आपसे सुनना चाहते हैं, सभी अनम्यूट करके बोलिए। संकोच की कोई बात नहीं है, संकोच करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक समय है जो हमें मिल रहा है। बोलिए यतीन, यतीन कुमार जी, आपने अनम्यूट किया है। सर सर मेरा प्रश्न ये था कि हम खेत में बुआई करते हैं बीज या कोई भी, तो हम्म। उसमें सर दिशाओं का क्या प्रभाव होता है? मान लीजिए कि मैं बुआई कतार में करता हूँ, वो पूरब से लेके पश्चिम की कतार है या फिर उत्तर से लेके दक्षिण की कतार है, तो ऐसा कोई मतलब दिशा का कोई फर्क पड़ता है ऐसे? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कि सूर्योदय जो है वो पूरब से होता है और अस्त पश्चिम में होता है। ठीक है। किसी भी समय वर्ष के किसी भी ऋतु में जैसा मैंने बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य जो है वो गोचर करता है। और जब कर्क रेखा के ऊपर होता है तो हमारे सर के ऊपर होता है, कह सकते हैं। भारत के अनुसार अगर हम देखें तो भारत के बीच में से कर्क रेखा जा रही है, अहमदाबाद, नागपुर, कोलकाता के ऊपर से करीब करीब। तो करीब करीब ऊपर होता है। ठीक है। और जैसे जैसे मकर हाँ रेखा सर। की तरफ जाता है वैसे वैसे दक्षिण की तरफ से दक्षिण में पूर्व में क्षितिज जो है दक्षिण की तरफ से उदय होता है और पश्चिम की तरफ से अस्त होता है। हमने पहले दिन वो हमने दिखाया है चित्र में। ओके सर। अगर आपका जो कतार है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में है तो सूर्योदय हाँ। से सूर्यास्त तक सभी पौधों को एक समान सूर्य प्रकाश मिलता रहेगा। लेकिन अगर ओके। आप इसको उत्तर दक्षिण में करते हैं तो हाँ। जो उत्तर दक्षिण में आपका कतार है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त जो पूरा पश्चिम में ही हो रहा है, वो तो पूरा पश्चिम में ही हम्म। होगा। तो जो सबसे हम्म। पूर्वी दिशा में जो कतार है, उत्तर दक्षिण के दिशा में कतार, लेकिन सबसे पूर्वी भाग में जो कतार है उसपे हाँ। सूर्योदय से लेके और 12 बजे तक पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश मिलेगा। और जो सबसे हम्म। पश्चिमी भाग में, सबसे पश्चिमी भाग में जो कतार है उसको उसी समय में सबसे कम सूर्य का प्रकाश मिलेगा। और इसका हम्म। विपरीत होगा 12 बजे के बाद। तो धीमे धीमे जो सबसे पश्चिमी दिशा में कतार है, उत्तर दक्षिण की दिशा में, लेकिन सबसे पश्चिमी भाग में जो कतार है उसमें 12 बजे के बाद धीमे धीमे सूर्य का प्रकाश और सूर्य अस्त अस्त तक पूर्ण रूप से मिलेगा उस कतार को। ठीक है।
ओके इसका सर। मतलब है कि सभी कतार को एक समान मिलने के बजाय पूर्वी भाग से जैसे जैसे हम पश्चिमी भाग की तरफ जा रहे हैं, पहले पूर्वाह्न में 12 बजे से पहले कतार के अनुसार सूर्य का प्रकाश कम होता जाता है, और इसी प्रकार 12 बजे के बाद अपराह्न में सूर्य का प्रकाश धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। और इस कारण आपके फसलों में पौधों का स्वास्थ्य और उनका उत्पादन में भी फर्क पड़ता है। ये आप जब आपने समझ लिया, तब आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप पूर्व पश्चिम में कतार निकाल रहे हैं और बीच में जो गैप दे रहे हैं, जो स्पेस दे रहे हैं, जो दो पंक्तियों के बीच में, तो सूर्य का प्रकाश तो उससे, तो पूर्वी दिशा में जो पहला पौधा और जो पश्चिमी दिशा में आखिरी पौधा है, उन्हीं सभी पौधों में करीब करीब एक समान सूर्य का प्रकाश मिलता है। हाँ, ये ठीक है कि सबसे पूर्व में जो पौधा है सभी कतारों में, उनमें सबसे ज्यादा प्रकाश मिल रहा है जब सूर्योदय हो रहा है, और जो पश्चिमी दिशा में सभी कतारों में जो पौधे हैं, उनमें सूर्यास्त के समय तक उनको सबसे ज्यादा प्रकाश मिल रहा है। लेकिन अगर औसतन हम देखें तो सभी पौधों में करीब करीब समान प्रकाश मिल रहा है। जो ये अंतर है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप उत्तर दक्षिण में दिशा में निकाल रहे हैं तो ये काफी ज्यादा दिखता है। आपकी भूमि अगर समतल है तो पूर्व से पश्चिम में ही सब समय कतार निकालनी चाहिए, और आपका जो ओके। सिंचाई का जो व्यवस्था है वो उसी अनुसार करना चाहिए, क्योंकि अगर समतल भूमि है तो पानी उसी के हिसाब से बहेगा जिस हिसाब से आप उसको बहाना चाहते हैं। लेकिन अगर ढलान है तो जिस तरीके से ढलान है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, आप इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। वहां पे आप इसको जानते हुए समझते हुए भी आप नहीं कर सकेंगे। और जहाँ पे जिस तरफ ढलान ज्यादा है वहां पे नमी ज्यादा होती है, उधर के पौधे ज्यादा बढ़ते हैं, और जो ऊपर की तरफ होते हैं उनके पौधे कम बढ़ते हैं। अगर पूरब पश्चिम में हो तब भी, अगर ढलान आपका पूरब पश्चिम है तब भी जिस तरफ ढलान है उधर नमी ज्यादा रहती है, पौधों को ज्यादा समय तक पोषण मिलता है।